ये बांग्लादेश में मंदिरों पे हमले हुए, ये शेख हसीना वापस आई, तुरंत बयान आ गया कि हिंदुस्तान में ऐसा होगा। क्या हिंदुस्तान में ऐसा क्या हुआ सलमान खुर्शीद जी? बताइए, सवाल तो दे दीजिए। कि मोदी जी के आने के बाद पहले इस मुल्क को धर्मशाला बना दिया था। ये दूसरा बांग्लादेश हिंदुस्तान में, असम में, मणिपुर में, नागालैंड में, नॉर्थ ईस्ट में बांग्लादेश ही बनता जा रहा था। कोई भी आए और यहाँ अपना कार्ड बनाए और हिंदुस्तान को धर्मशाला समझे और आके रहना शुरू कर दे। राजनीति करते करते हिंदुस्तान को क्यों बर्बाद करना चाहते हो? गंदी राजनीति करते करते आने वाली जनरेशन का उसका भविष्य क्यों खराब करना चाहते हो आप? नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विनोद शर्मा। बांग्लादेश में 15 साल से चल रही शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट हो गया। युवाओं के, छात्रों के आरक्षण ने वहां पर ऐसी हिंसा फैलाई जिसके बाद शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा। लेकिन इस हिंसा के बीच जिस तरीके की तस्वीर पूरी दुनिया ने, पूरे देश ने देखी कि वहां पर अल्पसंख्यक हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा गया, अल्पसंख्यक हिंदुओं की बहन बेटियों के साथ अभद्रता की गई, उसके बाद कहीं ना कहीं बांग्लादेश में जो अंतरिम सरकार बनी, हालांकि उन्होंने विश्वास जरूर जताया कि हम गुनहगार हैं लेकिन इसका ख्याल रखेंगे। लेकिन इसी विषय पर मेरे साथ इस वक्त देश के जिंदा शहीद एमएस बिट्टा साहब बातचीत करने के लिए। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। साहब, कैसे देखते हैं जो बांग्लादेश में हुआ, उसको आप कैसे देख रहे हैं? जिस तरीके से वहाँ अभद्रता हुई, वहाँ हिंसा हुई, वहाँ एक छात्रों के आंदोलन के नाम पर तख्ता पलट कर दिया गया, लेकिन उसके बाद जो तस्वीरें सामने आई कि बहन बेटियों की इज्जत को तार तार कर दिया गया, हिंदू मंदिरों को तोड़ दिया गया, इसको आप कैसे देखते हैं सर, इस घटना को? देखो, एक बात तो स्पष्ट है कि कभी इंदिरा गांधी ने दुश्मन देश के 2 टुकड़े किए थे जिसमें बांग्लादेश बना था, और बांग्लादेश से हिंदुस्तान का कोई झगड़ा नहीं, पुराना रिश्ता है बांग्लादेश से। पर हाँ, ये जरूर है कि मोदी जी के आने के बाद पहले इस मुल्क को धर्मशाला बना दिया था। ये दूसरा बांग्लादेश हिंदुस्तान में, असम में, मणिपुर में, नागालैंड में, नॉर्थ ईस्ट में बांग्लादेश ही बनता जा रहा था। कोई भी आए और यहाँ अपना कार्ड बनाए और हिंदुस्तान को धर्मशाला समझे और आके रहना शुरू कर दे। और अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियां पहले चुप रही क्योंकि उनका वोट बैंक पक्का हो रहा था। जिस तरीके से बंगाल की स्थिति देख रहे हैं, वोट बैंक तो पक्का हो जाए, भारत माता पे खंजर मारा जाए, भारत मां के टुकड़े टुकड़े किए जाएं, भारत माता को अपमानित किया जाए, कभी औरंगजेब, कभी बाबर, कभी अंग्रेज इस देश को गुलाम किया। कितने साल अंग्रेज़ों का ये मुल्क गुलाम रहा, मुगलों का गुलाम रहा, अत्याचार हुए, हमारे गुरु साहिबानों पे अत्याचार हुए। अजनब गोरी ने किस तरीके से मंदिरों को तोड़ा, गुजरात के मंदिर, ऐतिहासिक ज्योतिर्लिंग, उसको अपमानित किया। राजस्थान के पूरे देश के अंदर जहाँ जहाँ मंदिर थे उनको अपमानित किया गया। सवाल को हिंदू मुसलमान का नहीं है जी। सवाल ये है कि जब बांग्लादेश से हिंदुस्तान का एक अच्छा संबंध है तो उन्होंने रिश्ते को निभाने की कोशिश क्यों नहीं की? क्या वहाँ की इंटेलिजेंस एजेंसियाँ, कि वहाँ की बड़ी बड़ी एजेंसियाँ, कि वहाँ की पॉलिटिकल पार्टियाँ, क्या उनको नहीं ये पता था कि ऐसे हालात कल को हो सकते हैं? हुए तो शेख हसीना को देश छोड़ के हिंदुस्तान में आना पड़ा, क्योंकि हिंदुस्तान उसका मित्र है, उसको आना पड़ा और हिंदुस्तान ने उसको पूरा साथ भी दिया। वहाँ मंदिरों को अपमानित किया गया, बहू बेटियों को अपमानित किया गया, हमारे हिंदू भाइयों को मार करके उल्टा लटका दिया गया। कई लोग बॉर्डर के जरिए फिर धर्मशाला बनाने की हिंदुस्तान में कोशिश की कि वहाँ भूखमरी हो गई। कारोबार जो चलने वाले थे, क्योंकि वहाँ का तो बिजनेस ही बड़ा अच्छा था, किसी से पूछो या कोई जैकेट देखो का कपड़ा देखो, मेड इन बांग्लादेश, जैसे मेड इन चाइना, मेड इन बांग्लादेश। तो मैं खुद बड़ा हैरान था कि बांग्लादेश में इतना कोई डेवलपमेंट हो रहा है। यहाँ के लोग इंडस्ट्री लगा रहे हैं, बाहर के लोग वहाँ इंडस्ट्री लगा रहे हैं, कौन आएगा वहाँ के? पर दुख उस वक्त हुआ जब हिंदुस्तान की पॉलिटिकल पार्टियों ने, हिंदुस्तान के जिम्मेदार लोगों ने, हिंदुस्तान के
दो बार तीन बार रह चुके मंत्री ने, हिंदुस्तान के सलमान खुर्शीद जिनके ग्रैंडफादर जाकिर हुसैन हिंदुस्तान के राष्ट्रपति रहे, जिन्होंने कोई संघर्ष जीवन में नहीं किया, संघर्ष सिर्फ किया सत्ता कुर्सी पाने के लिए। और वो जल्दी से, और एक वर्मा उज्जैन का एक फॉर्मर मिनिस्टर महादेव की धरती पे ये कहता है कि वो वक्त दूर नहीं, हम हिंदुस्तान के पीएम हाउस में घुस जाएंगे, हम हिंदुस्तान के राष्ट्रपति भवन में घुस जाएंगे, इनको देश छोड़ के जाना पड़ेगा। संविधान की शपथ लेके दो चार बार मंत्री बनने वालों के अगर ये विचार हैं तो फिर देश की रक्षा कौन करेगा? हम तो आदर्श हैं समाज के, हम लोगों को नई दिशा देते हैं। हमने समाज के लोगों को, हिंदुस्तान के लोगों को, हमने दुश्मनों को, हमने पाकिस्तान को, हमने आईएसआई को, हमने चाइना को, हमने जो भी दुश्मन देश जो अंदर से गात लगा के हिंदुस्तान की तरफ बैठा है, कब हिंदुस्तान कमज़ोर हो और इस पर अंदरूनी हमला करे। उसमें कनाडा भी आता है, अमेरिका भी आता है, उसमें पाकिस्तान भी आता है, चाइना भी आता है, बांग्लादेश भी आता है, श्रीलंका भी आता है, क्योंकि धीरे धीरे चाइना का जाल फैलता जा रहा है। और चाइना का मुंह तोड़ जवाब देने वाला आज भारत इस स्थिति पे खड़ा हो गया। चाइना की हिम्मत नहीं कि भारत की तरफ देख ले। चाइना को एक बहुत बड़ा रास्ता दे दिया सलमान खुर्शीद जैसे लोगों ने। आप फिक्र मत कीजिए, हम बैठे हैं ना बोलने के लिए, पीछे से सपोर्ट करो, बोलेंगे हम, उकसाएंगे हम हिंदुस्तान के लोगों को, और ऐसे हालात हिंदुस्तान में बना देंगे। किसान आंदोलन की मिसाल आपके सामने है कि किस तरीके से किसान आंदोलन के अंदर 26 जनवरी को अगर लाल किला तक तिरंगे झंडे का अपमान करते, खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते आ सकते हैं, तो आधा किलोमीटर दूर इंडिया गेट, जहां राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और दुनिया के एम्बेसी के एम्बेसडर मिनिस्टर बैठे हुए हैं, पूरी कैबिनेट बैठे हुए, अगर वो ही ट्रैक्टर वहां चले जाते तो क्या होता। और पाकिस्तान ने कह दिया था खालिस्तानियों में लाल किला में कब्जा कर लिया, मतलब हिंदुस्तान की राजधानी पे कब्जा कर लिया। आपने देखा होगा केजरीवाल का आंदोलन चला, आम पार्टी का आंदोलन चला, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। सामने मेरे प्रणब मुखर्जी की कोठी, हमें पता था कि इधर भी आ सकते हैं, उधर भी जा सकते हैं, ये कोठियों में घुस जाएंगे। और पीएमएस हाउस में भी घुसना को उस वक्त मुश्किल काम नहीं था। स्वामी रामदेव जी का आंदोलन चला, अन्ना हजारे का आंदोलन चला, आरक्षण का आंदोलन चला, शायद वीपी सिंह जी कौन थे उस वक्त आंदोलन चला। इंडिया गेट में घुस गए। इंडिया गेट के अगर सामने सीधा राष्ट्रपति भवन और साथ में पीएम हाउस चले जाते तो क्या होता। हम राजनीतिक लोग, हम अपनी तो रोटियां सेक रहे हैं कि हम इतने साल से कुर्सी और सत्ता से बाहर हैं, हम कुर्सी सत्ता किस तरीके से प्राप्त कर लें। हमें आने वाली जनरेशन, हमें आने वाला युवा, हमें भारत का विवेक, हमें भारत की सोच, जो भारत विश्व गुरु की तरफ जा रहा है, तकलीफ होगी इनको मेरे कहते हुए। मैं किसी का सपोर्टर नहीं हूं। जो दुनिया में भारत का नाम हुआ है, जहां राम जन्मभूमि का निर्माण हुआ है, जहां 370 धारा हटी है, 75 साल की कैंसर की बीमारी, हजारों साल का इतिहास, 500 साल का इतिहास राम जन्मभूमि का, बड़ी बड़ी सड़कों का निर्माण हुआ है। तो मुझे लगता है कि चाइना, ये सारे कंट्री, ये लगता है कि भारत को किस तरीके से कमज़ोर कर ले, किस तरीके से कनाडा के अंदर खालिस्तान के नारे लगते हैं, किस तरीके से तिरंगे झंडे को पैरों में रोदा जाता है, किस तरीके से तिरंगे झंडे को फुटबॉल बना के पैरों में खेला जाता है। क्या उस वक्त को पॉलिटिकल पार्टियां बोली कि हमारा तिरंगा झंडा राष्ट्र का गौरव, हमारा भगवान, राष्ट्रपति भवन, वाघा बॉर्डर, लाहौर तक दिखता है तिरंगा झंडा, सुप्रीम कोर्ट तिरंगा झंडा, पीएम हाउस, साउथ ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक, राष्ट्रपति भवन, हर जगह पे तिरंगा झंडा झूलता है। वो तिरंगे झंडे को पैरों में रोदा जाता है। मैंने तो किसी की स्टेटमेंट नहीं सुनी कि ये गलत हो रहा है। हम अम्बेसी में जाते हैं, हम अम्बेसी का घेराव करते हैं, हम कनाडा के एम्बेसडर को मिलते हैं, फ़ॉरेन में जाके उनको मिलके सारी पॉलिटिकल पार्टियां जाती हैं कि खालिस्तानियों को कोई शर्म दी हुई है। आज ये नए स्टेटमेंट की जारी हो गया कि हिंदुस्तान के अंदर भी ऐसे हालात हो सकते हैं। ये देश के साथ धोखा है, ये भारत माता के साथ खिलवाड़ है। आपकी लड़ाई है राजनीतिक, आप लड़ाई लड़ो,
पर लड़ाई का मतलब ये नहीं है कि आप भारत माता के साथ खिलवाड़ कर दो, आप भारत माता के साथ धोखा कर दो। आपकी राजनीतिक लड़ाइयां लड़ो ना, हमने क्या बिगाड़ा है? देश की जनता ने आपका क्या बिगाड़ा है? देश के युवक ने क्या बिगाड़ा है? जिसके माँ बाप अपने खून पसीने की कमाई से बच्चों को पढ़ाते हैं कि बच्चे आने वाले वक्त के अंदर राष्ट्र का नाम ऊंचा करेंगे, उनकी पोजीशन क्या है? मेरा सवाल है, उनकी वो कहाँ खड़े हैं? वो तो किसी राजनीति में नहीं है। ये मेरा बहुत बड़ा आपसे प्रश्न और बहुत बड़ा सवाल है। राजनीति करते करते हिंदुस्तान को क्यों बर्बाद करना चाहते हो? गंदी राजनीति करते करते आने वाली जनरेशन का उसका विवेक क्यों खराब करना चाहते हो आप? ये राजनीतिक ड्रामा तमाशा, ये खेल बन चुका है। हमें आने वाली जनरेशन का फिक्र नहीं, हमें युवाओं का फिक्र नहीं। उनको नौकरी कहाँ मिलेगी, उनका व्यापार कैसे चलेगा, वो कैसे इतनी अच्छी पढ़ाई लिखाई करेंगे? साहब, आप देश के जिंदा शहीद कहलाए जाते हैं और सुरक्षा को लेकर आपने तमाम जो चीज़ें देखी हैं अपने वक्त में, लेकिन ये कौन सी मानसिकता है कि जिस तरीके से सलमान खुर्शीद ने कहा और उसके बाद जो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा कि एक दिन मोदी को भी ऐसे ही भागना पड़ेगा, देश के प्रधानमंत्री को ऐसे भागना पड़ेगा? मेरी बात सुनो, ये जितने भी लोग कहने वाले हैं, देखो मैं मोदी जी से कभी मिला नहीं, मुझे मेरे देश से प्यार है, मुझे राष्ट्र से मेरा प्यार है। मैं एक बात आपको कह दूं, मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मोदी जी, क्या हम नवाज शरीफ की तारीफ करेंगे? क्या मोदी जी ने देश को तोड़ने की कोशिश की? 1 to 1 कोई आ जाए मेरे से, पॉलिटिशियन बड़े से बड़ा बहस कर ले, मैं बीजेपी में नहीं हूं। 370 धारा किसी ने हटाई? अगर स्कीम इतनी बड़ी लागू की, अकेले क्या मुसलमान के लिए? हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई के लिए, हर व्यक्ति के लिए है। क्या राम जन्मभूमि का निर्माण हुआ? को दंगे फसाद हुए? क्या गोली चली? उसका निर्माण हुआ। वो मसले हल किए जो मसले कभी को हल नहीं कर सकता था। तो ये कहना कि मोदी को देश से छोड़, ये इनको बहुत बड़ी गलतफहमी। ये आज का भारत है। आप, मैं फिर कहूँ, अपनी राजनीतिक लड़ाइयाँ दिल से लड़ो, जो कहना कहो, पर भारत माँ से धोखा मत करो, भारत माँ से खिलवाड़ मत करो। मैं यही कहना चाहूँगा। तो आप कैसे देखते हैं, आप क्या इसको चिंतित मानते हैं कि जो बांग्लादेश की स्थिति हुई इसके बाद क्या भारत में भी चिंता का विषय है? क्या जिस तरीके से भारत में पिछले दिनों खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, खालिस्तान की मांग उठी, मैं उस खालिस्तान पर भी आपका एक इंटरव्यू कर चुका हूं, लेकिन इस स्थिति को आप कैसे देखते हैं जो बांग्लादेश में हुआ, उसके बाद भारत में जो अंदरूनी सुर बदलते जा रहे हैं नेताओं के? देखो, ये सब नेता मौके की तलाश में हैं। अब इनके पीछे चाइना आ गया होगा, इन पीछे कनाडा आ गया होगा, इसके अमेरिका भी अंदर से आ गया, इसमें पाकिस्तान भी आ गया होगा। इसमें तो कोई शक नहीं। हिंदुस्तान के बड़े बड़े लीडर पाकिस्तान में काफ़ी साल, 10 साल पहले मज़े लेते थे। रात को खाना वहाँ खाते थे, सुबह नाश्ता हिंदुस्तान में करते थे। जवानों के शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते थे और ये वहाँ पे क्लबों में डांस करते थे। खुली किताब है, इसमें कोई कुछ छुपाने वाली बात नहीं है। अब भारतवासियों को एक बात कह देना चाहता हूँ, आपको आंखें खोलनी होगी। अगर आपने आंखें नहीं खोली तो राजनीति एक खेल है, ये शतरंज का खेल है राजनीति। इनको किसी को आपका, देश की जनता का फिक्र नहीं है। 8 4 बार मंत्री रह चुके हैं और 10 साल से बाहर हैं ये। अब इनको सिर्फ, इनका काम है मकसद मंत्री बनना, सत्ता हासिल करना। डेवलपमेंट, विकास किस तरह करेंगे? जहां लालू प्रसाद यादव लोगों की पार्टी होगी। जब कभी लालू प्रसाद यादव स्पोर्ट में थे, रेलवे मंत्री थे, तो एक होम मिनिस्टर बना दिया था, वो क्रिमिनल था। तो कहां से डेवलपमेंट कर दोगे? कहां से विकास कर दोगे? कहां से अकेले काम कर दोगे आप? क्या जो अभी तक हुआ, क्या पहले कभी हुआ? हो सकता है आपको नरेंद्र मोदी जी से किसी से छिकवे गिले 100 हो सकते हैं, पर डेवलपमेंट, विकास की अगर बात देखो, मसलों को कई हल करने की बात देखो, कश्मीर के मसले को हल करने की बात देखो, राम जन्मभूमि के मसले को हल करने की बात देखो, दुनिया में आज हिंदुस्तान तक तांता बजता है, उसको देखो। क्या वो नहीं दिखता? क्या देश की जनता आंखें नहीं खोलेगी? मैं नहीं कहता तुम इसको वोट दो, तुम उसको वोट दो। तुम वोट दो तो भारत माता को दो, तुम वोट दो तो राष्ट्र को वोट दो। राष्ट्र के लिए कौन कर रहा है, वो भी तो सोचना होगा। क्या हिंदुस्तान के अंदर किसान आंदोलन चला,
क्या किसान आंदोलन में नारे लगे? पहले इंदिरा गांधी को मारा, अब नरेंद्र मोदी को मार देंगे, अमित शाह को मार देंगे। पन्नू खालिस्तान के वहां से धमकियां देता है। बेटा साहब, इस चीज को आप कैसे देखते हैं? जब बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ तो सेना ऐसा लगा कि घुटनों पर आ गई, लेकिन जो लोग आज भारत में ये कह रहे हैं कि भारत में ऐसा हो सकता है, प्रधानमंत्री मोदी भागता है, भारत की सेना पर आप कैसे देखते हैं? देखो जी, आज़ादी का दिन मनाया गया कल। मुझे कवि प्रदीप जी का वो गाना याद आता है। जी सर। जब भारत आज़ाद होने वाला था तो हिंदुस्तान के लोग अंग्रेज़ों से मिल चुके थे, गद्दारी कर रहे थे। बचपन से गाना मेरे नस नस में बसा हुआ है। कहनी है एक बात यही, इस देश के पहरेदारों से संभल के रहना, अपने घर में छुपे हुए गरदारों से। दुश्मनों का सितम का खौफ नहीं, अपनों की वफा से डरते हैं। अगर सलमान खुर्शीद, अगर मंत्री जो रह चुके मध्य प्रदेश के कांग्रेस के, कभी उसके मुंह से नारा लिखा हो वंदे मातरम, भारत माता की जय, मैं उनके पास जाके माफ़ी मांग लूँगा। ना इनके पास वंदे मातरम है, ना इनके पास भारत माता की जय है, ना इनके पास नारा है तेरा वैभव अमर रहे माँ हम दिन चार रहे ना रहे। ये हमारे देश को चलाएंगे लोग? इनकी असलियत सामने आ गई। हम चाइना को मौका दे रहे हैं, हम पाकिस्तान दुश्मन देश को मौका दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि 370 धारा हटी, फिर 370 धारा लगे। हम चाहते हैं कि राम जन्मभूमि का निर्माण हुआ, कल को फिर पहले की तरह ISI ने वहाँ हमले किए वो हों। क्या आप चाहते हैं सलमान खुर्शीद जी कि रघुनाथ मंदिर पे हमला हुआ था फिर हो? क्या आप चाहते हैं कि अक्षरधाम पे हमला हुआ था फिर हो? क्या आप चाहते हैं कि हरमंदिर साहब जैसा पवित्र स्थान ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ फिर ऐसे हालात बने? सवाल सबसे बड़ा है ना, आप 2 बार 3 बार मंत्री रह चुके, हमें लेना देना नहीं है, पर आपके अंदर राष्ट्र कहाँ चला गया? ये बांग्लादेश में मंदिरों पे हमले हुए, ये शेख हसीना वापस आई, तुरंत बयान आ गया कि हिंदुस्तान में ऐसा होगा। क्या हिंदुस्तान में ऐसा क्या हुआ सलमान खुर्शीद जी? बताइए, सवाल तो दे दीजिए। क्या राम जन्मभूमि का निर्माण होना गलत था सलमान खुर्शीद जी? का इतनी सड़कों का पूरे देश को जोड़ देना, शेरशाह सूरी का सपना पूरा करना, क्या ये गलत था? क्या 370 धारा हटनी गलत थी? क्या रोज जवानों की शहादत खून में लिपटी हुई तिरंगे झंडे में उनके घर में नहीं आती थी 8 साल पहले? आज आती है। तो सरकार को सीटें कम मिली, आपको ज़्यादा मिल गई, आतंकवाद फिर शुरू हो गया। क्या पहले 26/11 की घटना होती थी, पार्लियामेंट की घटना होती थी, दिल्ली में सरोजिनी नगर में ब्लास्ट होता था, दिवाली के दिनों में माएँ कहती थी बेटा ध्यान से जाना बम ना फट जाए। क्या 7-8 साल में ऐसे बम चले सलमान खुर्शीद जी? मुझे बताओ। मेरा सवाल का जवाब है, मैं तो ना इलेक्शन लड़नी, ना मैं पॉलिटिक्स में आना। मैं पुराना कांग्रेसी हूँ और उसी जगह पे खड़ा हूँ। विचारधारा मेरी आज़ाद है, विचारधारा मेरी प्रथम राष्ट्र है, तेरा वैभव अमर रहे माँ हम दिन चार रहे ना। मेरी सबसे बड़ी पार्टी मेरी भारत माँ है। मैं अपनी आंखों से देखता हूँ कि हमारी सबकी भारत माँ की रक्षा कौन करता है, धर्म की रक्षा कौन करता है, आम आदमी की कौन रक्षा कर सकता है, बहनों के सुहागों की रक्षा कौन कर सकता है, जवानों की रक्षा कौन कर सकता है, जो हम सारी रात सोते हैं वो कड़क गर्मी सर्दी में हमें जागते हैं। उनको एक जज्बा कौन दे सकता है? कौन ऐसा प्रधानमंत्री है जो जाके सीमाओं पे खड़ा होकर चाइना पाकिस्तान में कहता है पहली गोली चलेगी तो पहले मेरा सीना पार करेगी, फिर मेरे जवान, फिर मेरे भारत को आँच आएगी। मेरा कोई नहीं, मेरा तो भारत माँ है। मैं फिर कहूँ आपकी लड़ाइयाँ लड़ो, पर कुर्सी सत्ता हथियाने के लिए भारत माँ से धोखा मत करो, देश की जनता से धोखा मत करो, देश की जनता को गुमराह मत करो। हम भारत माँ के लिए अपना जीवन दिया है, बोनस की ज़िंदगी, और भारत माँ के लिए ही देना है। हम आतंकवादियों से नहीं डरते, हम बम्बों से नहीं डरते, हम गोलियों से नहीं डरते। मौत हमारी दोस्त है। हमें डर लगता है तो गंदी राजनीति, पॉलिटिकल टेररिज्म से डर लगता है। किस तरफ वोट की खातर आप ले जाओगे? किस तरफ पंजाब को वोट और सत्ता की खातर एक भिंडरावाला तैयार किया, पूरा पंजाब ही आपने तबाह कर दिया। 36,000 लोगों का कत्लेआम हुआ। अब पंजाब के अंदर फिर कल एक प्रोटेस्ट था 15 अगस्त को निहंग सिंहों का। क्या जी, बंदी सिख छोड़ो। कौन बंदी सिख? मौत के सौदागर।
जिन्होंने 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम किया, उनको छोड़ दो। ऐसे देश चलेगा? जो लोगों को मारेंगे उनके लिए प्रोटेस्ट होंगे, नहीं छोड़ोगे तो हम दिल्ली कूच करेंगे, दिल्ली पीएम हाउस में घुस जाएंगे, तुम भी घुस जाओगे, वो भी घुस जाएंगे, सारे भी घुस जाएंगे, तो देश की जनता का क्या हाल है? आप देश की जनता क्या करेगी? तो हमारे साथ एम एस बिट्टा साहब से जिस तरीके से बांग्लादेश में जो भी कुछ हुआ उस घटनाक्रम पर अपनी बेबाकी राय बिट्टा साहब की नहीं रखी। आप भी इस खबर पर, इस वीडियो पर अपनी राय जरूर रखिए। कैमरामैन शिवम के साथ विनोद शर्मा, दिल्ली से।